नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद पर देश भर में मचा बवाल। आगरा में ताजमहल के बाहर बाहरी हंगामा। मध्य प्रदेश में चल रहे विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की जांच के आदेश। कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। केजरीवाल देश विरोधी तत्वों में शामिल, कहा था या तो पंजाब का सीएम बनूंगा या स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की कल रात सड़क हादसे में मौत को साजिश करार देने की बात आई सामने। ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज। एनएसए अजीत डोभाल के घर सिक्योरिटी ब्रीच। घुसपैठ की कोशिश कर रहा शख्स बोला, मुझे रिमोट से चलाया जा रहा। सऊदी अरब का पाकिस्तान को जोरदार झटका। कंगाली के बीच अपनी $300 करोड़ की कर्ज रकम मांगी वापस। सबसे पहले बात हिजाब विवाद पर मच रहे बवाल पर। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब पूरे देश को घेर रहा है। एक तरफ जहां हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है, तो दूसरी तरफ ये हिजाब का समर्थन करने वाले ठेकेदार हर राज्य में घुसे हुए हैं। हिजाब विवाद की लपटें धीरे धीरे पूरे देश के साथ आगरा, ग्वालियर में भी पहुंचने लगी हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी इसका असर देखने को मिला। ग्वालियर में इस मामले को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने भगवा यात्रा निकाली, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते यात्रा को बीच में ही रोक दिया गया और यात्रा निकाल रहे लोगों को हिरासत में लिया गया। साथ ही जांच के आदेश भी दिए गए। आगरा में भी हंगामा हुआ, जहां बीएचपी से जुड़े लोग ताजमहल के अंदर भगवा पहनकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। डॉक्टर साहब, हिजाब विवाद कर्नाटक से शुरू होकर अब पूरे देश में फैल रहा है। सुनवाई चल रही है, लेकिन उससे पहले इतना विवाद क्यों? देखिए, बहुत सारी जो इतनी सारी जगहों के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसको रिपोर्ट भी नहीं किया सकता, बहुत टाइम खा जाएगा। अभी देखिए, महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम के लीडर को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, थाने पकड़ के ले जाया गया। वहाँ भी प्रोटेस्ट चल रहा है। जिस दिन ये इसकी शुरुआत हुई थी, कैपिटल टीवी पे हम लोगों ने बताया था कि ये कोई आम स्कूल या आम इंसिडेंट नहीं है। इट्स ए कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी किसकी? तो पीएफआई की। आज तारीख कितनी है? 16। 17 तारीख को सेव द रिपब्लिक प्रोटेस्ट फोटो, उसमें बच्चियां बुर्के में नजर आ रही हैं। और ये पीएफआई वो डे मना रहा है उडुपी के अंदर। हर जगह मुस्लिम महिलाएं बाहर आ रही हैं। कोई हिजाब में नहीं होता, सब बुर्के में होते हैं और ये कहते हैं कि हमारा अधिकार है। भाई, अधिकार है, तुमको कौन रोक रहा है? आपको कौन रोक रहा है? मैं ये देख रहा था सवेरे सवेरे आज टेलीविजन चैनल के ऊपर बहुत सारे तथाकथित सेक्युलर पत्रकार और सेक्युलर टेलीविजन चैनल की लड़कियां रो रही हैं, उनको क्लास के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा। हाय तौबा मचा। वो उनसे ज्यादा दिक्कत ही पत्रकारों को। मैंने मूर्खता की हद देखी है। भाई, फॉर गॉड से इन टेलीविजन चैनलों और इन मीडिया वालों को यह बताना जरूरी है कि हाईकोर्ट का आदेश है कि जब तक फैसला नहीं आ जाता, कर्नाटक के अंदर में किसी भी बच्ची को, किसी भी स्टूडेंट को धार्मिक प्रतीक चिन्ह लगा करके आने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि भाई, आप धार्मिक वेशभूषा लेकर के आप नहीं आएंगे, आप चले आ रहे हो। कल किसी ने कंप्लेंट कर दिया, वहां का प्रिंसिपल, वहां के टीचर जिन लोगों ने अलाउ किया, वो कोर्ट के मुजरिम बन जाएंगे या बन नहीं जाएंगे। और जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि वो हाई कोर्ट को नहीं मानते जी। तो ये हिपोक्रेसी है। और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान में लीगल प्रोसेस, भाई आप हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई, तीसरे दिन भी सुनवाई चली रही है। पता नहीं ये कब तक चलता रहेगा। छोटी सी बात है, स्कूल में यूनिफॉर्म होगा या नहीं होगा, इसमें तर्क कुतर्क करने की आवश्यकता ही क्या है? आप एक धर्म को अलाउ करोगे, दूसरे धर्म वाले को कैसे आप रोकोगे?
कैसे रोकोगे? वकील वहां बोल रहे हैं कि हम कौन सा धार्मिक, कितना धर्म माने, कुरान में लिखी हुई बातों को कितना हम एक्सेप्ट करें, कितना उसको पालन करें, वो हमारे ऊपर है। तो एग्जाम्पल है कि भाई हमने अगर स्पाइडरमैन को मान लिया, सुपरमैन को हमने मान लिया कि ये मेरा गॉड है, तो सब जो है बच्चे जो है वो हाफ पैंट के ऊपर जो है चड्डी पहन करके आए, बोले कि भाई हम तो गॉड को मानते हैं, हमको ये मेरा अधिकार है। ये तमाशा चल रहा है इस देश के अंदर में। ये सब तो बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अब बात आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास के बड़े आरोप की। पंजाब में 20 फरवरी को मतदान होने वाले हैं। मतदान से पहले पंजाब में राजनीति अपने चरम पर है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया है। कुमार विश्वास ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में अलगाववादियों के समर्थक थे और एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि वो या तो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे या एक स्वतंत्र राष्ट्र खालिस्तान के पहले पीएम होंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे केजरीवाल पर देश विरोधी तत्वों से मिले होने का आरोप लगाते हुए कुमार ने गंभीर बातें कही हैं। डॉक्टर साहब, कुमार विश्वास ने जितनी गंभीर बातें कही हैं केजरीवाल पर, जो आरोप लगाया है, उसमें कितनी सच्चाई नजर आती है? ये आरोप नहीं है, ये तो हकीकत है। कैपिटल टीवी हिंदुस्तान में सबसे पहले हमने बताया था कि किस हिसाब से अरविंद केजरीवाल पिछले चुनाव के बाद ही खुद को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा था। वो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, और वहां पे उसकी पूरी तैयारी हो गई थी कि चुनाव अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उसी घटना का पूरा जिक्र आज कुमार विश्वास ने दुनिया के सामने बताया। क्या था पूरा प्लान इनका? इनका प्लान यही था कि पिछली बार जब चुनाव जीतेंगे तो वहां पे 3-4 लोगों को हम खड़ा कर देंगे, सब आपस में मुख्यमंत्री बनने के लिए जो है वो भीड़ पड़ेंगे, और उसके बाद संजय सिंह और कुमार विश्वास को वो भेजेंगे वहाँ पे सुलह करवाने, और वहाँ पे एक राय इस तरह की निकल आएगी कि भाई जब आपस में सब लोग लड़ रहे हो तो केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बना देते हैं, और केजरीवाल का नाम आएगा तो कोई अपोज नहीं करेगा। जब कोई अपोज नहीं करेगा तो मैं वहाँ चला जाऊँगा, यहाँ अपनी बीवी या मनीष सिसोदिया को, उनकी पत्नी, ध्यान से सुनिए, अपनी पत्नी या फिर मनीष सिसोदिया को यहाँ मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। अब 2 आदमी से उन्होंने ये बात कही, 2 आदमी से उन्होंने बात कही। अभी एक ललन टॉप के ऊपर इंटरव्यू में देख रहा था संजय सिंह का, उससे यही सवाल पूछा गया एंड ही एक्नॉलेज्ड इट कि भाई वो पुरानी बात हो गई, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। मतलब इसका डिनायल नहीं है। और जो कुमार विश्वास बता रहे हैं उसको खुद भी आप चेक कर सकते हैं कि पिछली बार जो ये लोग जाते थे, किसके साथ जाते थे, कहां रुकते थे? अरविंद केजरीवाल खालिस्तानियों की सेवा भगत लेते थे, उनके ही फार्म हाउस, उनके ही घर, उनके ही होटल। ये पूरा आम आदमी पार्टी ने जो गंदगी वहां फैलाई है, ये कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। अब इन्होंने एक नई बात कही। उन्होंने कहा कि यार ये जो खालिस्तानियों के साथ तुम जो आ रहे हो, उनसे जो मदद ले रहे हो, इसको मत करो। देन ही सेड केजरीवाल कि कोई नहीं, हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, कर लेंगे। तो उसने कहा कि भाई ये लोग रेफरेंडम वगैरह करवा रहे हैं, ये अलगाववाद का मसला है। तो इस पे केजरीवाल ने कहा कि क्या होगा, मैं पंजाब चुनाव जीत गया तो मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, और या नहीं तो एक इंडिपेंडेंट मुल्क का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। यह है इसका डिजाइन, यह है इसकी अधमता। अगर कुमार विश्वास ये दावा कर रहे हैं तो केजरीवाल को सामने आकर के कुमार विश्वास सामने, मीडिया के सामने, ये हर चीज में ट्रांसपेरेंसी करता है ना। जनता से जनता तय करेगी कि आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा। जनता से करवाते हो तो लेट यू हैव अ डिबेट विद कुमार विश्वास, बहस करो खुले रूप में टेलीविजन के सामने कि कौन झूठ बोल रहा है, और जनता को डिसाइड करने दो। तुम भी अपनी बातें रखो और ये भी अपनी बातें रखे। मैं बार बार कहता हूं, हिंदुस्तान की राजनीति का
ये सबसे बड़ा नटवर लाल है। ही इज अ पैथोलॉजिकल लायर। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर फेमस पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू से जुड़ी हुई है। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हो गई है। यह हादसा खरखौदा में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस के पास हुआ। इस हादसे को साजिश करार दिया जा रहा है। दीप सिद्धू के भाई सुरजीत की शिकायत पर सोनीपत पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साथ ही सोनीपत एसपी ने बताया कि टीम को दीप सिद्धू की कार से पी गई शराब की बोतलें भी मिली हैं और विसरा सैंपल इकट्ठा करके एफएसएल रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि दीप सिद्धू लाल किले की हिंसा मामले में आरोपी भी था। डॉक्टर साहब, दीप सिद्धू की मौत को साजिश किन वजहों से करार दिया जा रहा है? देखिए, किसी की भी मौत है वो उसका मखौल नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन मौत तो हो गई जी। लेकिन जिस हिसाब से ये इसको शहीद बताया जा रहा है सोशल मीडिया में, मौत को कॉन्स्पिरेसी बताया जा रहा है। कॉन्स्पिरेसी बताने से क्या होगा कि उसकी ही विल बिकम अ ग्रेट मैन। और जिस तरीके से खालिस्तानियों के द्वारा, डोंट फॉरगेट, ये दीप सिद्धू लाल किले के को अपवित्र करने वाला कॉन्स्पिरेटर था। ये मेन आदमी था जो लगातार मीडिया में जाकर के ये कहता था कि भिंडर वाले महापुरुष था। ये आतंकियों के साथ खड़े होने वाला ये शख्स था। इन्वेस्टिगेशन तो इस बात की होनी चाहिए थी, अब तो ये नहीं रहा कि क्या ये पन्नू, ये खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि वीडियो ये यहां से बनाता था छुप छुप के, और उसकी ये जो गर्लफ्रेंड रीना रॉय जो साथ में गाड़ी में बैठी हुई थी, जो बच गई, वो कनाडा से इसे अपलोड किया करती थी। जिस व्यक्ति ने आजाद भारत के अंदर सबसे घिनौना कुकृत्य किया हो, उसको लोग श्रद्धांजलि दें, हीरो बनाए, ये अनएक्सेप्टेबल है। हिपोक्रेसी की आप देखिए किस तरीके की है। जी डॉक्टर साहब, वही लोग आज इसको शहीद बता रहे हैं। जो लोग 26 जनवरी की उस घटना के बाद जब ये पूछा गया कि भैया दीप सिद्धू तुम्हारा लीडर था, तुम्हारे स्टेज पे लगातार वो लाइव वाइव सब कर रहा था, तो उसकी तस्वीरें इन बेशर्मों ने निकाल करके कहा था ये तो बीजेपी का आदमी है। बीजेपी वाले तो कोई श्रद्धांजलि नहीं दे रहे। श्रद्धांजलि और शहीद बनाने का धंधा जो है इन लोगों ने शुरू कर दिया। ये कह रहे थे कि भाई बीजेपी वाले की मोदी की कॉन्स्पिरेसी है। सबसे पहला व्यक्ति कौन है जिसने से श्रद्धांजलि दी? ये सीएम चन्नी। ये क्या इन लोगों के रिश्ते हैं खालिस्तानियों से, देशद्रोहियों से? और मैं आपको बता दूं, जो लोग शहीद घोषित करने में जुटे हुए हैं, उनके बारे में इस शख्स ने, दीप सिद्धू ने, जो लास्ट इसका इंटरव्यू आप गूगल कीजिएगा आपको मिल जाएगा, कि अगर मैं मुंह खोल दिया तो ये जो बड़े बड़े किसान नेता हैं वो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। तो जो लोग कह रहे हैं भाई कॉन्स्पिरेसी है, तो कॉन्स्पिरेसी तो वही करेगा जिससे उसको खतरा हो, जिससे उसको खतरा हो। जी। तो किसे खतरा था? बकौल दीप सिद्धू, उसकी धमकियां, वो तो यही बता रही भाई किसान लोग ही, जो किसान नेता थे, उनको ही इससे खतरा था। लास्ट और लेटेस्ट वीडियो जो उसका है, वो सिमरनजीत सिंह मान का प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे, जो अकाली दल से हैं। और वो किसान नेता, जो तमाम ये जो फ्रॉड लोग थे, जो किसान आंदोलन के नाम पे एमपी एमएलए बनने का ख्वाब बुन रहे थे, ये लोगों ने तो अपनी पार्टी बना ली, वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उसके साथ तो ये दीप सिद्धू नहीं है। तो ये साजिश अगर है तो ये साजिश उन्हीं लोगों ने की जिसको वो धमकी दे रहा था। जी डॉक्टर साहब,
अगली खबर एनएसए अजीत डोभाल के घर पर हुए हमले की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के दिल्ली के सरकारी आवास में एक शख्स के कार लेकर घुसने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस के सूत्र ने बताया कि व्यक्ति को सुरक्षा बलों ने रोका और हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम आरोपी शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक पकड़े जाने के बाद शख्स कुछ बड़बड़ा भी रहा था। वो कह रहा था कि उसकी बॉडी में किसी ने चिप लगा दिया है और उसे रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन जांच में उसकी बॉडी से कोई चिप नहीं मिला है। डॉक्टर साहब, अजीत डोभाल की सुरक्षा में जो सेंध लगी है, लापरवाही है या साजिश? देखिए, ये लापरवाही का मसला है, क्लियर कट लापरवाही। इसलिए, और ये खबर अच्छा किया आपने ले लिया, कि ये लगातार इस तरह की खबरें आ रही, कभी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हो जाती, कभी एनएसए के सुरक्षा में चूक हो जा रही है। वो गाड़ी लेकर वहां तक घुस भी जा रहा है, पकड़े जाने के बाद मालूम चल रहा है कि थोड़ा मेंटली अनस्टेबल व्यक्ति है। वो बहकी बहकी बातें कर रहा था। आपने सही कहा कि वो कह रहा है कि हमारे बॉडी के अंदर किसी ने चिप लगा दिया है, वही मुझे डायरेक्ट कर रहा है। जो भी हो, जो कुछ भी हो, जो लोग इंपॉर्टेंट हैं देश की सुरक्षा के लिए, देश की व्यवस्था के लिए, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चीफ जस्टिस हो, तीनों चीफ हो सेना के, एनएसए हो, बड़े बड़े साइंटिस्ट हो, इनकी सुरक्षा का तो किसी को ख्याल रखना पड़ेगा। अब हर चीज में साजिश 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 आप बता दें और उसका कोई उपाय ना करें। भाई, आपके पास, क्योंकि ये राजनीतिक माहौल बड़ा विषाक्त हो गया है, इतना विषाक्त हो गया है, और कोई हिंदुस्तान के अंदर में पॉलिटिकल किलिंग्स, असैसिनेशन, ये कोई नई बात नहीं है। गूगल पे सारी कहानियां मिली हुई हैं, आप रिसर्च कीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा कि कितने बड़े नेताओं की मौत अचानक तरीके से हो गई। और उसके बाद भी अगर हम सीखते नहीं हैं और अजीत डोभाल जैसे सेंसिटिव व्यक्ति के साथ भी इस तरह की चूक हो जाती है, तो सबसे पहले तो जो अधिकारी हैं उन लोगों को सस्पेंड करना चाहिए। ये सैलरी किस बात के लिए लेते हैं? आप सब चीज को सुरक्षित नहीं रख सकते तो फिर आप वहां पे हो क्यों? तो ये एक घटना, क्योंकि अजीत डोभाल से प्रॉब्लम, जनरल बिपिन रावत से प्रॉब्लम, ये हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस को तो है ही, पाकिस्तान और चीन ज़्यादा इनसे परेशान है कि किस हिसाब से इन लोगों ने हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी और हिंदुस्तान की जो स्ट्रेटजिक थिंकिंग है उसमें बिल्कुल बदलाव ला दिया है। तो एक बड़ी घटना है और इससे सरकार को सीख लेने की आवश्यकता है। 2 महीने के अंदर 2 बड़ा सिक्योरिटी में सेंध का मसला, ये अच्छी बात नहीं है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर इमरान खान की बढ़ी मुश्किलों पर। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान ने 1 साल पहले सऊदी अरब से करीब 300 अमेरिकी डॉलर करोड़ का कर्ज लिया था, जिसे अब पाकिस्तान से वापस करने के लिए कहा गया है। ये कर्ज प्रत्येक तिमाही में 4% ब्याज की दर पर लिया गया था, लेकिन अब सऊदी अरब ने नाराजगी दिखाते हुए अपने पैसे वापस मांग लिए हैं, जो पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन सकता है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान पहले ही कंगाली से जूझ रहा है और अब सऊदी अरब ने कह दिया है कि जो हमने आपको 300 करोड़ डॉलर दिए थे वो वापस कर दें। देखिए, ये पाकिस्तान और इमरान खान की सरकार, उसके सामने एक तरफ खाई है और एक तरफ गड्ढा है। उनको चूज करना है कि किधर गिरना है। खाई में जाओगे तो मर जाओगे, और इस गड्ढे में जहाँ कूदोगे तो वहाँ बड़े बड़े विषधर सांप हैं, वो डस के आपको मार देगा। यही स्थिति, कैच 22 स्थिति में फंसा हुआ है पाकिस्तान। क्या हुआ है इसको समझिए। सऊदी अरब, यूएई और कई सारे कंट्रीज जिससे अब तक पाकिस्तान को सहायता मिलती थी आर्थिक, इन लोगों ने बैकआउट कर लिया। बैकआउट करने का कारण क्या है? सऊदी अरब से, यूएई से रिश्ते क्यों खराब हुए हैं? वो खराब इसलिए हुए हैं कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद
पाकिस्तान ये चाह रहा था कि पूरा मुस्लिम वर्ल्ड जो है इंडिया के ऊपर हमलावर हो जाए। हमलावर इन सेंस डिप्लोमेटिक तरीके से, जी। कोई कुछ बैन लगा दे, कोई कुछ कर दे। ये हाय तौबा करते रह गए, किसी ने कुछ किया नहीं। सऊदी अरब ने साफ साफ कह दिया कि ये सब तमाशा बंद करो। तो जब सऊदी अरब, यूएई और वेस्टर्न ब्लॉक जो अरबिक कंट्रीज है उससे इनको झटका लगा, तो इन्होंने टर्की को पकड़ लिया, मलेशिया को पकड़ लिया, और ये लोगों ने यहां तक हिमाकत दिखा दी कि हम ओआईसी का एक पैरेलल दूसरा ओआईसी बनाएंगे और हिंदुस्तान को जो उसमें ये करेंगे। तो मोदी सरकार तो मोदी सरकार है। इन्होंने सबसे पहले मलेशिया में जो पाम ऑयल का जो सिस्टम है उसको बंद किया। मलेशिया सीधे सीधे रास्ते पे आ गया। अभी देखिए टर्की के साथ जब टाइट किया गया नट बोल्ट, अभी टर्की से हम लोग ड्रोन्स भी दे रहा है। भैया हम तो भीख मांगने हिंदुस्तान नहीं जाता ना, हिंदुस्तान तो सामान खरीदने वाला मुल्क है, तो बिजनेस करना ही इन लोगों के साथ। तो इसी दौरान जब इसने टर्की, मलेशिया एक अलग ओआईसी, उसका विदेश मंत्री बकवास कर गया कि सऊदी अरब वगैरह हमारे साथ नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, हम तो मुस्लिम वर्ल्ड के सबसे बड़े शक्तिशाली मुल्क हैं, न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं, मैंने खाने को अनाज नहीं है, लेकिन हेकड़ी जो है वो दुनिया भर की इनके पास है। तो सऊदी अरब ने वहीं से, यूएई ने नट बोल्ट टाइट करना चालू किया। अब कल इमरान खान ने भाषण दिया, उन्होंने कहा कि अच्छा, बार बार इस बात को इसको बताना जरूरी, जितने भी मुल्क हैं जो अब तक पाकिस्तान के साथ थे उनसे ये भीख मांगने जाते, तो उनको साफ साफ कहा जाता है कि भाई पहले आप जो है रिश्ते ठीक करो। सऊदी अरब का, यूएई का कश्मीर में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बहुत सारी चीजें बन रही हैं। भाई सऊदी अरब इस्लामिक मुल्क के इंडस्ट्रीज को के खिलाफ तो वहां कोई जाएगा नहीं जी। लेकिन आप वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो, तो पाकिस्तान को ये दबाव बार बार हर लोग दे रहे हैं कि पहले आप हिंदुस्तान से रिश्ते ठीक करो तो पैसे लेना। और जहां कुछ उल्टा पुल्टा बयान आता है पाकिस्तान की तरफ से, आप देखिएगा ये पैटर्न कि अगली बार फिर कोई हिंदुस्तान या कश्मीर को लेकर के कोई बयान आएगा, कोई ना कोई नट बोल्ट जो है सऊदी अरब, यूएई टाइट कर देता है। तो कल उन्होंने कहा कि जब तक आर्टिकल 370 हटाया नहीं जाएगा भारत से बातचीत नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि जो उनको बताया जा रहा है यूएई की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से कि भाई अपना रास्ता ठीक करो, भाई आर्मी वाले समझ गए। आर्मी वाले ने वहाँ पे 100 साल का जो प्लान बनाया है कि हिंदुस्तान से कैसे रिश्ते हैं, तो उसमें वो करार करने को भी तैयार है। इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स हैं कि हिंदुस्तान के साथ एक ऐसा करार कर लिया जाए कि अगले 100 साल तक हम युद्ध नहीं करेंगे, तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जी। तो ये तो स्ट्रेटजिक थिंकिंग है, लेकिन इनको तो चुनाव लड़ना है। तो उन्होंने साफ साफ डिक्लेयर कर दिया कि भाई हमें जब तक आर्टिकल 370 हटेगा नहीं, तो उनके मन के मुताबिक ये बयान इन लोगों ने नहीं दिया, तो कहा कि भैया पैसे वापस करो। सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, अब कर्ज का ये पैसा जो है वो जो भी वो कोई पहले तो सऊदी अरब से, यूएई से पाकिस्तान को दान में भी मिल जाता था, ये तो कर्ज था, तो वापस भी करना पड़ेगा, 4% ब्याज भी देना होगा। तो ये एक पाकिस्तान की कहानी है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।